अब जैसे हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल टू 330। तो दो तरीके हैं, या तो हम नॉर्मल एक्सपेंशन कर लें और एक्स स्क्वायर देख लें, या फिर हम स्पेसिफिक टर्म वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सिंपल है, तो हम एक्सपैंड करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आता है। जैसे फर्स्ट वाला है, अब इसको लिखते हैं 6c0 2 की पावर 6 x/2 की पावर 0। इसी तरह 6c1 2 की पावर 5 x/2 की पावर 1। और इसी तरह 6c2 2 की पावर 4 x/2 का स्क्वायर। तो ये मैंने पहले वाला ब्रैकेट एक्सपैंड किया है। अब जब वो मुझे यहाँ कहता है कि मुझे सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर देखोगे तो आप इसमें आ रहा है। अच्छा, कैसे मुझे पता लग रहा है? अगर आप यहाँ पे देखो, जो एक्स है वो सिर्फ यहाँ पे, और इस एक्स का जब स्क्वायर लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी किसी टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो बजाय कि मैं बाकी वाले भी सिलेक्ट करूँ, हम सिर्फ ये वाला पिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आता है 62 का? 51, कितना आता है 62 का? 15। 15। 2 पावर 4 आ जाएगा 16, और x/2 का स्क्वायर होगा x² बाय 4। ओके, इसका आंसर निकाल लो, देखो कितना आता है। 4 यहाँ से कट जाएगा 60। हाँ, जी सर, 16x²। ओके, सो दिस इज 60 x²। तो ये एक टर्म आ गई, ये कहाँ से आई? ये मैंने फर्स्ट वाला ब्रैकेट एक्सपैंड किया है। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा वाला ब्रैकेट भी एक्सपैंड करूँगा, ये वाला a+x⁵। तो जब इसको भी एक्सपैंड करेंगे तो इसमें भी 5c0 a⁵ x⁵, फिर 5c1 a⁵ x⁵1, और इसी तरह 5c2 a⁵, और इधर आएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये वाली टर्म है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 5c2 इज 10 a³ x का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ऐड हो रहे होंगे तो हम ऐड करेंगे, माइनस होंगे तो माइनस, मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म्स हम आपस में एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, तो आई मीन के 60x² प्लस 10a³ ये दोनों आपस में ऐड होंगे। और उसने हमें x² का कॉफिशिएंट बताया। x² का हमारा कॉफिशिएंट क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन इज 330। 330। तो इसको लिखेंगे 330x², इस तरह से। अब सारे x², कल भी बताया था, ये सारे x² एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यूं करके हमने इनको कैंसिल कर लिया। तो पीछे हमारे पास रह गया 60 प्लस 10a³ इज इक्वल्स टू 330। 60 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इट शुड बी 270। a³ इज इक्वल्स टू 27, और जब हम क्यूब रूट लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? कैसे करना है ये वाला? जी आगे। जी सर। ठीक है, अगर आप बाकी वाले भी एक्सपैंड कर लेते तो उसमें भी कोई मसला नहीं था, आप बाकी भी एक्सपैंड करके लिख सकते थे। स्टिल यही दो टर्म्स हमारे पास बचनी थी जिनके अंदर x² आना था, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से किया। अब यहाँ पे एक और, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक्स नहीं है। तो
x की पावर क्या होनी चाहिए अगर x नहीं है तो? 0. 0. वेरी गुड। बेसिकली x पावर 0। तो ये अगर आप देखो, ये अब हमें कह रहा है स्पेसिफिक टर्म के बारे में। ठीक है, तो जब स्पेसिफिक टर्म था वो आपको याद होगा, वो टाइप 2 हमने पढ़ी थी, उसके लिए हम ये करते थे। ठीक है, तो अब हम टाइप 2 के लिए करते हैं। ओके, तो पहले तो जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं होता, सिर्फ ये आपके लिए कि याद आ जाए कि करना क्या। एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ओके, इसके थ्रू हम अब इसकी एक्सपेंशन करेंगे, ये जो भी हमारा ब्रैकेट था। तो इसे हम लिखेंगे 9 सी आर 2x की पावर 9 माइनस आर और -1/4 x² की पावर आर। ओके, इसके बाद 2 स्टेप्स है, वो 2 स्टेप्स क्या थे याद है? और शायद सिर्फ x पे फोकस करना। यस, x को हमने फोकस करना है। तो ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये x है जो अपनी पावर के साथ आएगा, और एक ये वाला x है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे इसकी पावर के साथ। और मैंने कहा था कि नंबर्स वगैरह हम सारे इग्नोर कर देंगे, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, x की पावर 9 माइनस आर, और इसको अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा x पावर -2 की पावर r। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। ओके, so this should turn as x की पावर 9 माइनस आर एंड x की पावर -2r। अब दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड होके बनेगी क्या? 9। 9 - 3r। बिल्कुल ठीक है, 9 - 3r। इसके बाद हम हमारा वो सेकंड स्टेप था। वो सेकंड स्टेप क्या था कि हम इक्वेट करते हैं पावर को, जिसके भी इक्वल हमें पावर चाहिए होती है। तो इस केस में हमें चाहिए x पावर 0 के इक्वल। तो जब हमारी बेसिस इक्वल है तो हमारी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। सो 9 - 3r इज इक्वल्स टू 0, 3r इज इक्वल्स टू 9, और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ठीक हो गया यहाँ तक? अब इस r की वैल्यू को पकड़ना है और वापस आपने इधर लाके इसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस रिटर्न एज 9c3 2x की पावर 9 - 3 विच इज 6 -1/4 x² की पावर 3। ओके, क्या आंसर आता है? 9c3 इज 84. कितना? सॉरी, 84. 84। फिर 2 पावर 6 इज 64, जी x पावर 6 एंड -1/4 x² का क्यूब लोगे तो दिस शुड टर्न एज नेगेटिव। 1 का क्यूब इज 1 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब इज 64 x पावर 6। इस तरह से ठीक हो गया। अब अगर आप देखो तो कैंसल आउट होते हुए आपको नजर आएंगी, जैसे ये 64 इस 64 से कैंसल आउट हो गया, और ये x पावर 6 इस x पावर 6 से कैंसल आउट हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा दैट शुड बी -84। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये वो टर्म है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मींस उसके साथ कोई भी x नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो हमारे x कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब है जो हमने r की वैल्यू निकाली थी वो ठीक थी। आप बताओ, समझ आया ये वाला किस तरह से करना है? जी सर। सर अगर हाँ उन्होंने हमारे हमें लाइक जी स्पेसिफिक एक्स का बताया, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, तो हमने इस फॉर्मूला में कहाँ कुछ चेंज किया कि हमें एक्स के बगैर वैल्यू आए? क्या, दोबारा बोलो। हमें क्या बताया था उसने? x पावर उन्होंने यहाँ कहा है कि लाइक इट डजंट हैव एन एक्स, सो हमने हम्म फॉर्मूला में क्या कुछ चेंज किया कि हमें एक्स के बगैर वैल्यू आए? हमने फॉर्मूला में तो कुछ भी चेंज नहीं किया। किस स्टेप के ऊपर हमने चेंज किया? जैसे ये देखो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाइट वाला जो लिखा हुआ है ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन में मैंने वैल्यूज प्लग किए हैं। पहले तो यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन थी सेकंड लाइन तक? नहीं।
नहीं, तो इसके बाद क्या था कि हम सिर्फ x वाली टर्म्स को आइसोलेट करके उनको आपस में कंबाइन कर लेंगे। नंबर्स देखो मैंने सारे इग्नोर कर दिए। तो पहला देखो x पावर 9 माइनस आर, वो अपनी पावर के साथ आया, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें x पावर 2 नीचे डिनोमिनेटर में था, तो मैं उसको ऊपर ले आया हूँ, तो वो x पावर -2 बन जाएगा अपनी पावर के साथ। हाँ बताओ। जी ठीक। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इनको आपस में कंबाइन किया, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स आपस में ऐड हो गई। जब ऐड की तो हमारी पावर आई x की पावर 9 - 3r। अब उसने क्वेश्चन में कहा था वी हैव टू फाइंड द टर्म, यानी कोफिशिएंट जो भी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी उस टर्म के साथ x नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए आपने मुझे कहा कि x की पावर 0 होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा x नीचे कंबाइन होकर बना था, मैंने उसको x पावर 0 के इक्वल पुट कर दिया। अगर वो लेट्स सपोज हमें कहता x स्क्वायर का बताओ, फाइंड द टर्म विद x स्क्वायर, तो हम उसको x स्क्वायर के इक्वल पुट कर लेते। x क्यूब कहेगा तो क्यूब के इक्वल पुट कर लेंगे, x पावर 9 कहेगा तो 9 के इक्वल पुट कर लेंगे। समझ आया कि Sir, नहीं आया? जी जी ठीक है। हाँ। sir, x to the power 0 1 नहीं होगा, so 9 - 3r equals 1. है 9 - 3 इज इक्वल टू 1। नहीं, x to the power 0 1 नहीं होगा, so 9 हाँ, - तो 3r equals 1. x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब आप 1, जब x जो है वो तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो क्या x यहाँ पे बचा? इज देयर एनी x रिमेनिंग लेफ्ट बिहाइंड? नहीं. तो टर्म तो वो उस टर्म यानी -84, जैसे ही हमारा अभी आंसर निकला -84, क्या इसके साथ कोई x निकल रहा है? नहीं. और ये कैंसिल का मतलब क्या होता है, ये x पावर 6 और x पावर 6 मैंने कैंसिल कर दिया, बट टेक्निकली तो पता है ना हमें क्या हो रहा है, कि जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर्स आपस में माइनस होती हैं। तो 6 - 6 करोगे, दैट इज एक्चुअली x पावर 0, जो कि x पावर 0 1 होके खत्म हो जाता था। आया समझ के नहीं आया? नहीं, like जो भी anything to हम्म the power 0 होती है वो equal to 1 होती है, so इधर ऊपर 9 - 3r equals to 1 नहीं लिखेंगे. नहीं 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 नहीं, x की पावर नॉट, अच्छा 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 अच्छा, आप कह रहे, तो फिर मुझे, अगर आप ये कह रहे हो मैं तो लिख लेता हूँ, x पावर 9 - 3r इक्वल टू 1 कह रहे हो, इस तरह से कह रहे हो? जी, basically 9 - 3r तो है. तो आप मुझे एक बात बताओ, तो फिर जब हमारी बेसिस ही इक्वल नहीं हुई तो हम पावर्स को कैसे इक्वल करेंगे? Oh, रूल तो okay. ये रूल तो ये था ना कि ये x और ये x हट गया, पावर्स एक दूसरे के इक्वेट हो गए। तो अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम पावर्स को कैसे इक्वेट करेंगे, क्योंकि बेसिस तो सेम नहीं है ना, यहाँ x है और यहाँ पे 1 है। इस 1 को मैंने क्या किया, x पावर 0 करके लिख लिया, अब मेरी ताकि बेसिस सेम है। समझ आया? हाँ, ठीक है. इसीलिए उसको x की टर्म्स में लेंगे। अब बताओ दोनों को समझ आया कि नहीं आया, किस तरह से करना, या बहुत मुश्किल है? हाँ जी, थोड़ा. थोड़ा 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 थोड़ा। सर हमने अच्छा। हमने फॉर्मूला में ऊपर TR+1 लिखा है, तो हमने 3 में 1 ऐड क्यों नहीं किया? आप कर लो, वो मैंने वैसे ही नहीं लिखा। ये TR+1 जो है सिर्फ आपको टर्म नंबर बताता है कि कौन सी टर्म नंबर है। तो जब आपको R3 पता लग गया तो कौन सी टर्म नंबर होगी एक्सपेंशन के अंदर? तो फिर ये -84 इज द फर्स्ट टर्म। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक्चुअली फोर्थ टर्म है हमारी। तो अगर आप नॉर्मल एक्सपेंशन करते, जिससे हमने प्रीवियस पार्ट में एक्सपेंशन की ना, 6C0 6C1 6C2, तो आप ये सारे करते तो 9C3 पे जाके आपका बेसिकली वो टर्म आनी थी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। समझ आया? जी। अभी भी पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो फिर ऐसा करते हैं, कोई आसान वाला आपसे कराते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जी। जी. ओके, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो क्या, ये कौन सी टाइप है, टाइप 1 टाइप 2? टाइप 2 कैसे पता लगा? because the fraction. बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन। ये कौन सा है उसने, देखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो आपसे एक स्पेसिफिक टर्म पूछ रहा है हमसे,
तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है x पावर 1 का आपने कोफिशिएंट बताना, ठीक है। तो इस वजह से इसकी टाइप 2 लगेगी। क्या आप एक स्पेसिफिक टर्म निकालना चाह रहे हो कि वो कौन सी टर्म, x पावर 1 वाला कोफिशिएंट आपने बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, t की पावर r+1 5c r। ओके बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा। सर मुझे समझ नहीं, हमने सेकंड वाला क्यों यूज किया, हम पहले क्यों यूज कर सकते। आप पहला वाला यूज करना चाहते हो, पहला वाला भी कर सकते हैं। उसमें तो ये होगा ना कि हम 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 सारे लिखें और उसमें देखें x पावर 1 किस में आ रहा है। आपने ऐसे किया था। सेकंड टर्म में नहीं आ जाता x⁻1। आपको कैसे पता लगा, चलो बताओ। आपने मेंटली चेक किया था। जी। कर सकते हैं, कैसे देखा था बताओ। आपने सेकंड टर्म रखा है तो 5c क्या होना चाहिए। 5c1। 5c1 3x की पावर 4 और -2/x की पावर 1, ऐसा ही होगा। जी। ये देखो, अब देखो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ इसमें क्या है। सिर्फ x के ऊपर फोकस करो, ये बनेगा x पावर 4, राइट। और यहाँ डिनोमिनेटर में x पावर 1 है, तो मैं इसको x पावर 1 लिख सकता हूँ यूँ। उसके अब जब मैं नीचे का इसको क्योंकि ये वाला x, ये सेकंड वाला x डिनोमिनेटर में नहीं है। जी ओके। लेट्स सपोज आप कहते हो यहाँ नहीं लिखना, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, इट डजेंट मैटर कौन सा नंबर है, बट नीचे x पावर 1 आएगा, राइट। इसी तरह जी ही होगा ना। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये तो x पावर 3 बन गया। हमें तो x पावर 3 चाहिए ही नहीं, हमें तो x पावर 1 चाहिए। तो इसका मतलब है 5c1 इज नॉट द आंसर, मतलब 5c1 वाली टर्म नहीं है हमारी, सेकंड टर्म। ओके। समझ आई बात। जी। या तो आप बैठ के इसका हिट एंड ट्रायल करो कि पावर क्या सेट करोगे कि आपका वो आ जाए, ठीक है। बट आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते ऑब्वियसली, आपको या तो पूरा एक्सपेंशन करके दिखाओ या फिर आप उसको स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला लगा के दिखाओ, ठीक है। दोनों में से एक चीज कर सकते हो। फिर उन्होंने पहले क्वेश्चन में भी उन्होंने एक्स किसी कोई कोफिशिएंट मांगा था, but हमने पूरी एक्सपेंशन नहीं की उसमें। आपने स्पेसिफिक टर्म लगाई थी उस पर, नहीं पूरी की एक्सपेंशन थी। की। हाँ ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप उसको एक्सपैंड कर लो और देख लो एक्स क्यूब के साथ क्या आता है। यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, या तो आप सारा एक्सपैंड करो और देख लो। आप टाइप 1 लगाना चाहते हो आप लगा लो, उसमें बस ये होगा कि आपको सारे लिखने पड़ेंगे 5c0 5c1 5c2। ऑब्वियसली आपको चेक करना है कि किस में आपकी x पावर 1 आएगी, ठीक ओके। है। तो आप दोनों कर सकते हो। इजियर अगर कहा जाए कि किस में वर्किंग कम होगी तो वो टाइप 2 के अंदर होगी। अब टाइप 2 में कैसे वर्किंग कम होगी, ये देखो कि आपने यहाँ से देखो, मैं ये पहले मैं रेज करता हूँ, ये मैंने रेज किया, ये किया, ये मैंने पावर्स रेज कर दी। ओके तो यहाँ देखो 5c r होना चाहिए, इधर होगा 5 - r और इधर होगा r। अब इसके बाद फोकस हमारा किस पे होगा, सिर्फ x के ऊपर, ये x ये x। अब जब आप इनको इकट्ठा करोगे, आइसोलेट करोगे, तो ये तो बनेगा x की पावर 5 - r, ठीक हो गया। और ये वाला जो डिनोमिनेटर में x है, जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा x पावर -1 और इसकी पावर r। यहां तक समझ आया कि नहीं आया। जी। ओके तो अब इसको कंबाइन करोगे तो बताओ x की पावर क्या बनेगी। 5 - 2r। वेरी गुड। और अब हमें इसको किसके इक्वेट करना पड़ेगा। x⁻1। वेरी गुड। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, और सॉरी x की वैल्यू नहीं, r की वैल्यू। 2। 1.5। नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं आए। देखो r की वैल्यू ना कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी, ना ही नेगेटिव आएगी। क्योंकि आप जब देखो ना एक्सपेंशन में 5c0 5c1 5c2 5c3, तो जितने नीचे डिनोमिनेटर है वो सारे पॉजिटिव हैं और होल नंबर में है, तो डेसिमल में कभी भी नहीं आएगी। सर 2 होगा r। बिल्कुल ठीक है, 2 आनी चाहिए। 2r इधर आ गया, 1 इधर आएगा तो इधर 4 रह जाएगा, विच वुड गिव यू r की वैल्यू एज 2। इस r की वैल्यू 2 को हम यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो एक्चुअली दैट इज अ थर्ड टर्म, इस एक्सपेंशन के अंदर थर्ड टर्म के ऊपर हमारी x पावर 1 आएगी।
तो इसको हम लिख लेते हैं 5c2 3x की पावर 3 माइनस 2/x की पावर 2. 5c2 is 10 into 27x³ माइनस 2 का स्क्वायर इज 4/x का स्क्वायर. अगर अब आप देखो पहले x को डील कर लेते हैं. x², ये आपस में कैंसल आउट होंगे तो x पावर 1 रह जाएगा और नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 1080 1040 80 80. ठीक हो गया. तो 1080 और x पावर 1. तो देखो वही पावर आई है जो हमें चाहिए थी. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होना था. अब बताओ तो सर इसमें कोई जब भी हाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सेकंड जी मेथड, हम जी जी. हमेशा नंबर्स को इग्नोर करते हैं. यस, जब आपने आर की वैल्यू जब तक निकालनी है तब तक आप उसको इग्नोर करो, नंबर्स को. बात समझ आ गई? जी पक्का? आवाज से लग नहीं रहा मुझे. जी समझ आ गई है. ये तो चलो ठीक करोगे तो पता लगेगा. अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन करना था. ये वाला करते हैं. ओके. सबसे पहले पार्ट में पहला पार्ट आसान है, आपने एक्सपेंशन करनी है. तो जरा एक्सपेंशन करके बताओ क्या आता है. इजी है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसने फर्स्ट 3 टर्म्स का एक्सपेंशन में, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कर लेते हैं. सर 32 minus 30y plus 80y square. सॉरी, 32 माइनस 80y plus 80y 80 square. प्लस 80y². बिल्कुल ठीक हो गया. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है. अब देखो सेकेंड पार्ट इज इंटरेस्टिंग. अब वो सेकेंड पार्ट में कहता है यूज द रिजल्ट इन पार्ट 1 टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. अब ये देखो, ये कंप्लीटली एक न्यू उसने हमें दे दी है. इसको पहले मैं लिख लेता हूँ. 2 माइनस 2x माइनस x² ब्रैकेट क्लोज एंड द बिगर ब्रैकेट हैज अ पावर ऑफ 5. ओके, बता सकते हो क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? लेकिन सर पार्ट 1 में तो सिर्फ y की टर्म्स हैं. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे तो हो. ये ओके. x कहाँ से आया? हाँ, ये x कहाँ से आया और पार्ट 1 से कैसे करेंगे? अगर आप देखो पार्ट 1 वाली जो इक्वेशन है और सेकंड वाली इक्वेशन, उसमें आपको ना रिजेम्बलेंस थोड़ी सी कहीं से नजर आएगी. तो रिजेम्बलेंस नजर आती है दोनों इक्वेशन जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर? दोनों के अंदर नहीं है? स्क्वायर. दोनों के सर अंदर सर दोनों के अंदर 2 और पावर कॉमन है. एग्जैक्टली ये 2 कॉमन है और पावर कॉमन है, बट ये वाला जो पोर्शन है दिस इज समथिंग एज न्यू डिफरेंट इन बोथ. क्या हम ये कर सकते हैं कि इस पूरी ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसको मैं y के इक्वल पुट कर दूं? यानी चलो मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर लेता हूँ. y इज इक्वल्स टू 2x माइनस x². अब इससे मुझे क्या फायदा होगा? इसको मैं अब यूं लिख सकता हूँ. 2 माइनस, थोड़ा साइड पे करके लिखता हूँ. हाँ, 2 माइनस वाई पावर 5. यानी ये जो पूरा मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसको मैं y से रिप्लेस कर दूं तो ये 2 माइनस वाई पावर 5 बन जाएगा. हाँ, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जी सर.
अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, अब ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई जो फर्स्ट पार्ट के अंदर थी, और फर्स्ट पार्ट की हमने ऑलरेडी एक्सपेंशन की हुई है ना, तो हमें दोबारा एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे जो पहले पार्ट का आंसर आया था हम उसको यूज करेंगे, विच इज 32 माइनस 80y प्लस 80y स्क्वेयर। अब इसका हमें क्या फायदा हुआ कि अब हमें दोबारा से एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ी, और आप सही कह रहे थे कि ऊपर y और नीचे x है, बट सब्स्टिट्यूशन से हमें ये फायदा हुआ कि जिधर जिधर y हमें अब नजर आ रहा है उधर उधर हम इस x को लाके, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन सपोज की थी, इसको लाके मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 माइनस 80 2x माइनस एक्स स्क्र प्लस 80 2x माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर। यहां तक समझ आया कि मैंने क्या किया? ये कंफ्यूजिंग है। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन सपोज की, यानी जो डिफरेंट पार्ट्स था दोनों पार्ट्स के अंदर, उसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया, और हमने सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। उससे हमें फायदा ये हुआ कि अब हमें दोबारा से एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ेगी, हमारे फर्स्ट पार्ट के ही आंसर को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूज करेंगे, और उधर जिधर जिधर y था उधर उधर हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर देंगे। अब हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, पहला ब्रैकेट तो सिंपल है, विच इज 32 माइनस 18 टू 2 करेंगे दैट इज 160x, फिर माइनस 18 टू माइनस एक्स स्क्र करेंगे तो प्लस 80x स्क्र प्लस 80। अब सेकंड वाला जो ये वाला जो ब्रैकेट है इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करते थे, याद है? ये क्या लिखेंगे, चलो ओपन करके जरा बताओ। 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्सपैंड करने के बाद वो बनेगा क्या? 2x स्क्वायर वो प्लस, नहीं, नहीं, आइडेंटिटी बेटा, वो जो अलजेब्रा में पढ़ी थी हमने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab का आंसर क्या बनेगा इस केस में? माइनस हाँ, 4x -4x, क्यूब बिल्कुल ठीक का, 4x क्यूब, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, प्लस x की पावर। और वेरी गुड। ये सिंपल वही अलजेब्रा है जो हमने ओ लेवल्स वाला में किया था, सिर्फ आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करना था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा था वी नीड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली जो हमारी रेलेवेंट टर्म है वो एक ये है 80x स्क्वायर वाली, और दूसरी टर्म हमारी कौन सी होगी एक्स स्क्वायर वाली? जो ब्रैकेट के अंदर 4x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ इस 80 को इस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकियों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें चाहिए भी नहीं। तो हम इसे लिखेंगे 80x स्क्वायर प्लस 80 इंटू 4 इज 320x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में हमारा होगा 400। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? सर लेकिन 32 इंटू हम्म, 4x स्क्वायर भी x स्क्वायर की टर्म देगा। सॉरी कौन सा? 32 इंटू 4x स्क्वायर। 32 इंटू 4x स्क्वायर, ये लिखा क्या है मैंने 32 इंटू 4x स्क्वायर? सर मैं कह रहा हूँ कि 32 को अगर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मुझे समझा, आप ये कह रहे हो कि ये वाला 32 में मल्टीप्लाई करूं, तो वो भी x ये स्क्वायर की। 32, ये 32 इससे जाके मल्टीप्लाई करूं? हाँ। आ, ये आपको लग रहा है ये कहीं से मल्टीप्लाई होगा इस 4x स्क्वायर के साथ? खुद देखो, ये 4x स्क्वायर आया इस 2x की तरफ से, ऐसा ही है, ठीक। और ये 2x क्या सिर्फ इस 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस 32 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ओ
नहीं ठीक समझ एक बात? नहीं आ गया। ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई सिर्फ 80 से हो रहा है। वैसे आपकी बात ठीक है, अगर दिस टर्म अगर ये पूरा ब्रैकेट के अंदर होता तब हम करते 32 को भी उससे, बट ये सिर्फ ये वाला ब्रैकेट जो है सिर्फ 80 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से वो आया। सही, ठीक। अगर ये वाले समझ आ जाए ना, इसके बाद आगे सारे इनसे मुश्किल बायनॉमियल में क्वेश्चन नहीं आते, बस यही है मुश्किल वाले क्वेश्चन। कल मैंने बैठ के देखा, मैंने कहा देखो मैं कौन कौन से मुश्किल क्वेश्चन है वो हम करेंगे, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होंगे। ओके, ये वाले बताओ। हाँ, ओके, दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, दोनों की एक्सपेंशन करनी है बारी बारी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है। ओके, सबसे पहले तो मुझे बताओ 1 - 2x होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? फर्स्ट थ्री टर्म्स, टू हाँ, क्या होगी बताओ? 2C0 पे 2C1 पे 2C2। बिल्कुल, एक ये तरीका भी है, लेकिन हमें स्क्वायर्स की एक्सपेंशन तो आती है ना वैसे और जुबानी, या ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, बट आपने जो बताया 2C0 2C1 2C2, उससे भी कर सकते हैं, यू वुड स्टिल गेट द सेम आंसर, ठीक है। ठीक है। ओके, तो लेकिन फॉर्मूला आसान रहेगा, तो बताओ फॉर्मूला से एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा? हाँ। 1 square minus 4x plus 4x square। वेरी गुड, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट की एक्सपेंशन आ गई। इसी तरह अब आपने सेकंड ब्रैकेट की एक्सपेंशन करनी है, विच इज 1 + ax⁶। ओके, सो 6C0 1 की पावर 6 ax⁴ इसी तरह 6C1 1 की पावर 5 ax⁴ और इसी तरह लास्ट वाला 6C2 1 की पावर 4 इंटू ax²। ये लास्ट इसलिए बोला क्योंकि उसने फर्स्ट थ्री टर्म्स कहा था, तो इसलिए ये किया। ओके, पहले वाले में एक्सपेंशन करेंगे तो 6C0 आएगा 1 × 1 इंटू किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1। इसी तरह 6C1 इज 6 × 1 इंटू ax, और इसी तरह आप 6C2 कैलकुलेटर पे करोगे तो वो 15 आएगा इंटू a²x²। तो याद रखना ये स्क्वायर जो है ये दोनों के ऊपर आ रहा है, तो इससे हमारा आंसर बनेगा 1 + 6ax + 15 a²x²। ये आया हमारे सेकंड ब्रैकेट की एक्सपेंशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? हाँ, ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट्स को हमने आपस में क्या करना है, ये जो दोनों एक्सपेंशन है इनका क्या करना होगा? इन दोनों को साथ लिखना होगा। ओके, साथ किस तरह से लिखेंगे? ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, 1 - 4x + 4x²। ये आई पहले वाले ब्रैकेट की एक्सपेंशन। अब दूसरा ब्रैकेट देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस तरह अगर मैं आपको पहला वाला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था मैं दिखाता हूँ कहाँ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में प्लस हो रहे थे, तो हमने उनको आपस में प्लस किया था। ये देखो यहाँ पे बीच में प्लस लगाया था मैंने। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को मैं लिखूंगा इस तरह से, लिख लेते हैं। दोनों एक हो गए। अब दोनों ब्रैकेट्स को जरा ओपन करो, 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू वुड गेट एज 1 + 6ax + 15 a²x²। ओके, अब -4x को किससे करेंगे? ये वाला -4x किससे मल्टीप्लाई होगा? तीनों टर्म से। ओके, ठीक है, आप कह सकते हो तीनों टर्म से। तो अगर आप देखो -4x को 1 से किया तो -4x, -4x को +6ax से करेंगे तो -24 ax², और -4 को 15 से करोगे तो -60 a²x³। तो क्या हमें x³ वाली टर्म चाहिए? वैसे मैं पूछ रहा हूँ।
नहीं, कैसे पता लगेगा? वो अगर आप ये देखो, उसने कहा कि हमें ये 1+1 - x+b x², तो एक्चुअली हमें एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ x² तक की चाहिए। वैसे तो हमने यहाँ लिख लिया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही इससे मार्क कटेंगे, लेकिन ये एक किस्म की इररेलेवेंट टर्म है, ना इसको हमने यूज करना है, ना ही हमें चाहिए। तो अगर हम इसको ना भी लिखते तो हमें कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, ओके। इसी तरह बताओ 4x², इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 से बस। बाकी किसी से करने की जरूरत है? नो। ठीक है, बाकी से करोगे तो वो x³ x⁴ आना शुरू हो जाएगा, विच आर इररेलेवेंट। अब जरा हम कंबाइन कर लेते हैं। किस तरह? 1+, अब ये देखो, मैं x वाली टर्म्स को कंबाइन कर रहा हूँ, ये x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है। आई थिंक दीज आर द ओनली टू टर्म्स, इनके अलावा और कोई टर्म नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6ax - 4x। ठीक हो गया। इसी लेकिन सर, जी, जो लाइक 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर होता 1, अगर दूसरे वाले ब्रैकेट में होता 6a से, तो 1 को फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती ना 6a से। 6a से अगर सिर्फ 6a होता सेकंड वाले ब्रैकेट में। देखो, 1 को देखो, अगर आप यहाँ पे देखो ना, हमें कौन कौन सी 3 टर्म्स चाहिए? एक हमें चाहिए विदाउट x, एक चाहिए विद x, और एक चाहिए विद x²। तो अगर 1 × 6a करेंगे तो दैट इज द टर्म विदाउट x, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो लाइक 1 को हमेशा साइड टर्म से करना होता है। ऑब्वियसली 1 को आपको सबसे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम 1 से करेंगे तो दैट इज अ टर्म विदाउट x, 1 को x से करेंगे दैट इज अ टर्म विद x, और 1 को 15a² x² से करोगे तो दैट इज अ टर्म विद अ स्क्वायर। तो इस केस में हमें तीनों टर्म्स चाहिए, इसलिए हमें तीनों से करना पड़ा। अगर वहां तक सिर्फ x तक होता है तो फिर हम x² वाले से ना करते। ठीक है, ठीक। ओके। इसी तरह लास्ट वाला हम देखते हैं। तो x² की कौन कौन सी टर्म है? दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4x² + 15a² x² - 24a x²। यहां तक। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? कि अभी मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और ओपन किया और एक्सपैंड किया, और लाइक टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख ली है। हाँ, बताओ, समझ आ गया यहाँ तक दोनों को? जी सर। ओके, अब उसने हमें आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसको हम अपने आंसर के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो 1 - x + bx²। अब देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब हम कर रहे हैं कंपेयर कोफिशिएंट्स, यानी हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, और हाँ, विदाउट x वाले कंपेयर करेंगे। तो सर अगर इज आप इट थोड़ा सा सिमिलर नोट, टू क्वाड्रेटिक्स? यस, मिलता जुलता है। जैसे ये देखो, ये 1 है ना, तो अगर आप देखो, इस साइड पे भी हमारे पास 1 है और इस साइड पे भी हमारे पास 1 है, तो दोनों साइड जो विदाउट x वाली टर्म्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड है x वाली टर्म, दिस वन, इसको हम इक्वेट करेंगे इस साइड पे। हम्म, बहरहाल इसको मैं यहाँ पे -x के इक्वल इक्वेट करूंगा, तो इसको हम कुछ यूं कर लेते हैं। ओके, तो इसको देखो, मैं यहाँ नीचे करके लिख लेता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ 6ax - 4x = -x। सारे कोफिशिएंट्स x, x और x कट जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 6a - 4 = -1। -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस रिटर्न एज 3, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1/2। समझ आया यहाँ तक? सही। ओके, इसी तरह अब ये सेकंड वाला देखो, ये है x² के तीनों, तो ये जो तीनों हैं ये आपस में
ये इधर अपने बी एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यूं कर लेते हैं, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, 4x² प्लस 15a² माइनस 24a² इक्वल टू b(x²). तो अगर अब आप देखो यहाँ पे भी सारे x² एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, x², 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 x²। तो यहाँ रह गया 4 प्लस 15, a की वैल्यू हमने प्रीवियस पीछे करके निकाल लिया विच इज 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू b। तो कैलकुलेटर पकड़ो और यहाँ से b की वैल्यू निकालो, देखो क्या आती है। -4.25। -4.25। देख लो एक दफा, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो देखो। आई नो ये वाला थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इसके मार्क्स भी आपके 6 थे, तो इस वजह से ये लेंथी भी था। सर लाइक ये जो इक्वेटिंग का है, जैसे फॉर एग्जांपल 1+6ar-4x, तो अगर 6ar-4x में x है तो ये दूसरी साइड पे x से ही होगा ना, तो हम ऐसे पहचानते हैं ना उसको। हाँ, x को x से कंपेयर करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक। तो इस तरह हमने a और b की दो वैल्यूज फाइंड किया। तो अगर आप देखो सारे क्वेश्चन में ये एक ही क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का है, आया हुआ है इसलिए करना पड़ रहा है, बट आता कम है, मोस्टली 2-3 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, चलो ये वाला करते हैं, ये लास्ट एक क्वेश्चन है, इसकी भी मार्क्स 6 ही है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कैसे करेंगे आपको क्या लगता है, बताओ फिर मैं बताता हूँ। पता लगा कैसे करना है। सर कोएफिशिएंट x का 7 दिया हुआ है, n हाँ, की वैल्यू भी फाइंड करनी है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो हम बाद में फाइंड करेंगे ना, पहले तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एन आएगा तभी हम कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं, वरना तो हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो पहले कैसे करेंगे, चलो 3 - 2x, इसका तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये जो ब्रैकेट है जिसके ऊपर पावर एन लगी हुई है, इसकी एक्सपेंशन करनी है। ओके, कल भी जब मैंने वो एक नोट लिखवाया था याद है ना, उसकी हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो जरा बताओ इसकी एक्सपेंशन करनी है तो किस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। जब भी कोई एक्सपैंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, nc NC0, फर्स्ट वन, 1 की पावर n-0 विच इज n ओवर x/2 की पावर 0। इसी तरह NC1, 1 की पावर n-1 और x/2 की पावर 1। यहां तक समझ आ गया। अभी मैंने सिर्फ पावर x⁻1 तक एक्सपैंड किया, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x उसने कहा था ना, जिसमें x⁻1 थी, मैंने अभी तक वहां तक एक्सपैंड किया, अभी मैंने आगे नहीं किया। यहां तक पहले मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन है। अब मुझे बताओ NC0 का आंसर क्या आएगा। 1। बिल्कुल ठीक है, 1 की पावर n क्या होना चाहिए,
n की जगह इमेजिन करो कि कोई भी नंबर हो, 1 की पावर 5, 6, 7, 8, क्या आंसर होता 1 है? ही होगा। एग्जैक्टली 1 की पावर कुछ भी रहे, हमारा आंसर यहाँ पे 1 ही आएगा। और यहाँ पे भी किसी भी ब्रैकेट की पावर 0 हो तो उसका आंसर भी 1 आता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। NC1 का क्या आंसर आएगा? कल भी बताया था, किस तरह देखते हैं। 5C1 का आंसर क्या आता है? 6C1 का क्या आता है? हाँ, क्या कह रहे हो मेरा? n वेरी गुड। NC1 का आंसर n आता है। 1 पावर n-1 का आंसर क्या आएगा? इमेजिन करो n की जगह कोई नंबर है 5, 6, 7। 1 ही होगा। एग्जैक्टली 1 की अभी बात की, 1 की पावर कुछ भी हो, द आंसर इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ रह जाएगा x/2। तो इसको अगर मैंने जरा फाइनल लुक देनी हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + nx/2। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 - 2x 1 + nx/2। अब मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। तो मैं अब देख लेता हूँ कि किस किस को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास x आएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? nx/2 nx है। वेरी गुड, nx/2 से। और -2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 1 से। वेरी गुड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूँ तो मेरे पास आता है 3nx/2 - 2x, जिसको मैं इक्वेट करूंगा 7x के, क्योंकि उसने कहा है तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। तो अब अगर आप नोट करो, सारे x एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास रह जाएगा 3n/2 - 2 = 7। 2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, विच इज 9। 3n = 18 और n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास? 6। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, गुड। ओके, अब मैंने जो ऊपर एक्सपेंशन की थी वो मैंने सिर्फ x⁻1 तक की थी। अब उसने मुझसे कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x² भी बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जब हमने बताना है तो इसका मतलब है कि मुझे इसके आगे भी एक एक्सपेंशन करनी पड़ेगी जिसके अंदर x² आएगा। अब मेरे पास n की वैल्यू है, अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पे लिख सकता हूँ 6c2 1 की पावर 6 - 2 विच इज 4 x/2 की पावर 2। इसका भी हम यहाँ नीचे आंसर निकाल लेते हैं। ओके, ये वाला ब्रैकेट यहाँ नीचे आएगा, तो ये बनेगा 1 + 6x/2 प्लस इस वाले का क्या आंसर आता है? हाँ, क्या आंसर आएगा? 15x² / 4 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 15x²/4। तो ये आ गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। और ये पहले वाला ब्रैकेट हमारा पीछे ही है, 3 - 2x। अब उसने कहा था वी नीड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो किस किस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x² आ जाएगा? -2x + 6x/2। ओके, -2x को आप करोगे 6x/2 से, और कोई है टर्म जिससे x² आएगा? 3 + 15x²/4। बिल्कुल ठीक है, 3 को भी करना पड़ेगा 15x²/4 से। तो ये 2 और 2 कट जाएगा। सो ये हमारे पास आएगा -6x² + 45/4x²। तो कैलकुलेटर के ऊपर -6 + 45/4 लिख लो, तो आपको डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा। -6 + 45/4, जो कि फ्रैक्शन में बनता है, एक सेकेंड, 21/4। तो 21/4x²। तो आंसर जो है वो हमारा 21/4 हो जाए। समझ आया कैसे करना था ये वाला? थोड़ा सा ये भी डिफरेंट था।